हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का भारतीय अर्थव्यवस्था से आए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है क्या है? तो इसका उत्तर है कृषि। वर्ष 1993 से 94 में राष्ट्रीय आय में कृषि की भागीदारी 28.24%, उद्योग की भागीदारी 26.73%, खनन की भागीदारी 3.26%, विनिर्माण की 14.59% तथा सेवाओं की भागीदारी 44.76% थी। इस तरह भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत दिए गए विकल्पों के अनुसार कृषि था। वर्तमान में भारत के सकल मूल्य वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत तृतीयक क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 में जीवीए में योगदान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का क्रम इस प्रकार है। सेवा क्षेत्र की भागीदारी 54% है। वहीं द्वितीय क्षेत्र अर्थात विनिर्माण क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र या फिर द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी 26% है, जबकि कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी मात्र 20% है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है? तो इसका उत्तर है कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। यद्यपि दिए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प के संबंध में उन्नति संतोषजनक नहीं रही है, किंतु विकल्प ए अन्य सभी विकल्पों की अपेक्षा नज़दीकी सही विकल्प है। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं को छोड़कर 1974 तक अर्थात चौथी योजना तक सभी योजनाओं में राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा कम रही है। 1980 से वर्तमान तक की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर संतोषजनक मानी जा सकती है। भारत की विभिन्न 12 पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक सर्वाधिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में प्राप्त की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय आय की औसत वार्षिक दर 7.6% थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। कौन सी समस्या है? तो असंगठित क्षेत्र की। राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक बाधा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते या कई बार उसका मौद्रिक मूल्यांकन में मापन ही नहीं किया जाता है। इससे राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है। अब अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा करता है। CSO प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी अर्थात नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स नाम से
राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय आय व संबद्ध समाहार राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं। पहला है देशीय उत्पाद, कारक आय के रूप में इसका वितरण तथा अंतिम उपभोग व पूंजी निर्माण के रूप में इसका उपयोग। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011 से 12 है। अब अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक संस्था के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात CSO। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाव द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018 से 19 में यह था, तो चूंकि यह काफ़ी पुराना प्रश्न है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अस्थिर कीमतों पर वर्ष 2018 से 19 में 30,617 रुपये है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 92,565 रुपये हैं। इस प्रकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत का 33.1% है। अब अगला प्रश्न है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी खाली इन चारों में से बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात 2, 3 और 4 सही है। तो आइए इन तीनों को पढ़ते हैं बारी बारी से। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण और औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर के कारण निरपेक्ष जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। फलतः जनसंख्या का पूर्ण जीवन स्तर बनाए रखने के लिए देश पर आर्थिक भार पड़ रहा है। प्रश्नकाल में जहां विकसित देशों में कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या 10% से कम है, वहीं भारत में कृषि में लगभग 49% कार्यशील जनसंख्या कृषि में संलग्न थी। पुनः विकसित देशों के GVA में कृषि का योगदान 1 से 3% के बीच था, वहीं भारत में कृषि का GVA में योगदान लगभग 20% है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के फलस्वरूप औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण भारत में मात्र लगभग 23% कार्यकारी जनसंख्या उद्योगों में नियोजित थी और GVA में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 25.8% है। वर्ष 2020-21 में यह 26% है। अब अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मुख्यतः किस कारण से? तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात सभी कारणों से। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के कारण में अकुशल कृषि व्यवस्था, अनियमित औद्योगिक के साथ साथ पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति भी एक कारण रहा है। पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण प्रदर्शन प्रभाव की भारतीय समाज में प्रबलता रही है, जिससे बचत और निवेश को विपरीत रूप से प्रभावित किया है। आगे है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है GDP से। प्रोफेसर
राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है, अर्थात जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी है। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो 1 हेक्टेयर से कम। कृषि गणना 2015 से 16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र का आकार समूह निम्न है। पहला है सीमांत कृषि भूमि जोत, इसका आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है, जबकि छोटी जोत आकार समूह में इसका आकार 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत का आकार 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत का आकार 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत का आकार 10 हेक्टेयर से अधिक वाला कृषि क्षेत्र होता है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है क्या? तो न्यूनतम से द्वितीय, अर्थात नीचे से दूसरे स्थान पर। कृषि जनगणना 2015 से 16 के अनुसार बिहार में कुल जोतों की संख्या 16.41 मिलियन है, जिसमें सीमांत जोत 0.25 हेक्टेयर, 1.25 हेक्टेयर लघु जोत है। राष्ट्रीय औसत पर सीमांत जोत 0.38 हेक्टेयर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था द्वारा कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश सरकार से करती है। अब अगला प्रश्न है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो यह 2005 से लागू हुआ है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 से 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। फिर से, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2005 से। पुनः इसका संशोधन अधिनियम 2009 आया, जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद यह पुनः संशोधित अधिनियम 2012 के रूप में आया, जो 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ है। अब अगला प्रश्न है, शब्द संक्षेप ट्रिम से क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, व्यापार संबंधी निवेश उपाय। ट्रिम्स अर्थात ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, यह विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 से बदलकर किस वर्ष को मनाया है? तो किस वर्ष को बनाया? तो इसका उत्तर है 2011 से 12।
12 मई 2017 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन किया गया। थोक मूल्य सूचकांक की माप के लिए आधार वर्ष 2004 से 5 को बदलकर 2011 से 12 कर दिया गया है। अभी तक कुल संशोधन वर्ष 1952 से 53, 61 से 62, 70 से 71, 81 से 82, 93 से 94, 2004 से 5 किया जा चुका है। आधार वर्ष 2011 से 12वां 7वां संशोधन है। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका उत्तर है बिहार। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 वर्तमान मूल्यों पर भारतीय राज्यों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। यह स्थिति 31 जुलाई 2020 के अनुसार है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है? तो इसका उत्तर है न्यूनतम। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग वर्ष 2019-20 में 332 किलोवाट प्रति घंटा है, जो देश में बिजली का न्यूनतम उपभोग स्तर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, जबकि वर्ष 2018-19 के अंतरिम अनुमान के अनुसार विकल्पगत राज्यों में औसतन उत्पादन सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में कपास में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका सही उत्तर है ई। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है। उच्च पैदावार, विविधता बीजों, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग। किसानों के कृषि ज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी माना है, जबकि उच्च उत्पादक कृषि कार्यक्रम हरित क्रांति का प्रमुख घटक है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई अर्थात विकल्प सी और डी दोनों सही होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है कितनी? तो इसका उत्तर है ए न्यूनतम। बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार वर्ष 2017 में राष्ट्रीय औसत पर प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 386 किलोमीटर सड़क है। वहीं बिहार में यह 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है तथा राज्यों में न्यूनतम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम का विकास 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक
दृष्टिकोण के रूप में हुआ है। सक्षमता उपागम का मुख्य ध्येय व्यक्ति के स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना एवं व्यक्तिगत विशेषता को दूर करना है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्री अर्थात सक्षमता उपागम हेतु वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है कितना? तो 15%। प्रश्नकाल के दौरान यह 15% था, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्तमान में सकल मूल्य वृद्धि में कृषि की भागीदारी वर्ष 2019-20 में लगभग 17.8% है, जबकि विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में कृषि में श्रम शक्ति का नियोजन लगभग 42% है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तो तिलहन इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2011 से 12 तक गेहूं, चावल और दलहन का क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति आच्छादित फसलें चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें हैं। 12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था। अब अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, खाद्यान्नों का निर्यात। आर्थिक समीक्षा 2016 से 17 वॉल्यूम 2 के पेज 182 के अनुसार खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल है। अतः स्पष्ट है कि खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? तो वर्ष 2002 से 3 में। दिए गए विकल्पों में वर्ष 2002 से 3 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक रही थी। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2002 से 3 के बाद किसी भी वर्ष में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज नहीं की गई है। अब अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर है सी, 15 लाख करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि साख 16.5 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है देखकर बतलाइए। तो
तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात केवल इसमें एक सही है, अर्थात वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वर्षा बीमा 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई योजना है जो औसत वर्षा के 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। अब अगला प्रश्न है, माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के माध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसका उत्तर है 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ते हैं। 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये निवेश किए जाते और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक रखा गया है। वहीं लघु के अंतर्गत निवेश 10 करोड़ किए जाते और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये तक का रखा गया है, जबकि मध्यम के अंतर्गत निवेश 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं और जिसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपये तक का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? तो इसका उत्तर है डी, 500 करोड़ रुपये। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछली लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को बिना सरकार की मंजूरी लिए 500 करोड़ रुपये तक के निवेश की स्वायत्तता होती है। जनवरी 2020 तक भारत में कुल महारत्न 14 नवरत्न तथा 74 मिनी रत्न अर्थात श्रेणी 1 और 2 कंपनियां हैं। अब अगला प्रश्न है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है कौन? तो वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग शामिल हैं। उनके नाम हैं आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग तथा वित्तीय सेवा विभाग। इन 5 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख योजनाओं या परियोजनाओं का स्वीकृति पूर्ण मूल्यांकन, राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रख रखाव, वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन,
वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए और वित्तीय नियमावली विनिमय आदेशों को लागू करने तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों अभियुक्तियों पर निगरानी के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केंद्र सरकार के लेखे तैयार करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत और केंद्र के नियंत्रण में केंद्रीय या फिर विभागों की सहायता करना इत्यादि शामिल है। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात अवरोही क्रम लगातार दिया गया है। पहला निगम कर, उसके बाद निगम कर के अलावा अन्य आयकर, तीसरा कस्टम और चौथा संघीय उत्पादन शुल्क। हम लोग चूँकि ये पुराना है प्रश्नकाल के दौरान, तो हम लोग लेटेस्ट बजट अनुमान के अनुसार पढ़ेंगे। तो बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार केंद्र सरकार के कर आय के शीर्ष 4 स्रोत निम्न है। पहला है उधार और अन्य देयताएं जिसमें 36%, दूसरा वस्तु एवं सेवा कर 15%, आयकर 14% तथा निगम कर 13% है। इस डाटा को आप लोग याद रखेंगे, हो सके तो कहीं आप इसे लिख लें। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है तो उत्पाद कर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो इसका उत्तर है ए, उत्पाद शुल्क। अब अगला प्रश्न है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है चुंगी कर। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज भुगतान एक आइटम है तो राजस्व व्यय का। ब्याज राजस्व है, अतः उसकी प्राप्ति या व्यय राजस्व आय या व्यय में शामिल किया जाता है। बजट घाटे को राजस्व व्यय घटाकर तथा राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा है क्या? तो इसका उत्तर है डी, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बजट ऋण तथा दायित्व। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। अतः प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। बजटीय घाटा बराबर कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। राजस्व घाटा बराबर राजस्व प्राप्ति माइनस राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटा बराबर बजटीय घाटा अर्थात कुल प्राप्ति माइनस कुल व्यय प्लस सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं। या फिर राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। अब अगला प्रश्न है, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार देने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है तो इस अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो कर्ज लेती है उससे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती है, बल्कि केवल परिचालन लागत या फिर दैनिक खर्च की पूर्ति होती है। अब अगला प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटा
किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो 2011 से 12 में। प्रभावी राजस्व घाटा राजस्व घाटा एवं पूंजी संपत्तियों के सृजन के लिए दिए गए अनुदान का अंतर है। प्रभावी राजस्व घाटे की धारणा को वित्तीय वर्ष 2011 से 12 के केंद्रीय बजट से प्रारंभ किया गया है। घाटे की इस अवधारणा को लाने का मुख्य उद्देश्य राजस्व खाते के संरचनात्मक असंतुलनों को व्यक्त करना है। इसे वित्तीय वर्ष 2012 से 13 के बजट से राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। प्रभावी राजस्व घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस पूंजी संपत्ति के सृजन से संबंधित अनुदान। नेक्स्ट प्रश्न है, संशोधित मूल्यवर्धन कर का संबंध है किससे? तो उत्पाद शुल्क अर्थात उत्पाद कर से। उत्पाद शुल्क के इतिहास में वर्ष 1986 एक ऐतिहासिक वर्ष रहा है, जबकि दीर्घकालीन राजकोषीय नीति के क्रियान्वयन में वीपी सिंह द्वारा 1 मार्च 1986 से मोडवेट लागू किया गया। मोडवेट अर्थात संशोधित मूल्य वर्धित कर भी एक प्रकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क ही है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1994 से 95 में। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे चेलैया समिति की संस्तुति पर वर्ष 1995 से 96 के वित्तीय वर्ष की अवधि में वित्त अधिनियम 1994 द्वारा लागू किया गया था। यह संघ सूची का विषय है। वर्ष 2003 में संविधान 92वां संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 268A इसे संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में यह जीएसटी में शामिल हो गया है। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। यदि आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लें। अब आइए चलते इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है डी। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि नीति 2002 को, समुद्री मत्स्य नीति 2004 को, नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014 को और 7वां वित्तीय आयोग 1974 को प्रभावी हुई थी। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी आपको मिलान करना है, तो पुनः आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर लें। अब आइए चलते हैं इसके सही कोड को जानते हैं। तो इसका सही कोड है ए। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। पहला है ओपन जनरल लाइसेंस, यह विदेशी व्यापार से संबंधित है। ट्राइसेम रोजगार से, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति से और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कब? तो 31 मार्च 1997 को। एडहॉक ट्रेजरी बिल की भारत में शुरुआत वर्ष 1955 में हुई थी। यह रिजर्व बैंक के नाम से ही निर्गमित होती है तथा सरकार की अत्यंत अस्थायी फंड संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निर्गमित की जाती है। इसका प्रत्यक्ष तथा तत्काल मौद्रीकरण हो जाता है, क्योंकि इनके निर्गमित होने के साथ ही रिजर्व बैंक की संपत्ति बढ़ जाती और अनुषंगी रूप से
रूप में मुद्रा दायित्व में वृद्धि होती है। एडहॉक ट्रेजरी बिल का निर्गमन 31 मार्च 1997 से बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर अर्थोपाई अग्रिम की योजना लागू की गई है। अब अगला प्रश्न है, भारत में मध्य अर्धशतक अर्थात मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस द्वारा विकसित 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थी। मॉडल में सम्मिलित क्षेत्र थे पूंजीगत वस्तु क्षेत्र, फैक्ट्री उत्पादित उपभोग वस्तु क्षेत्र, लघु इकाई उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू उद्योग क्षेत्र। इस योजना में आधारभूत तथा भारी उद्योगों पर विशेष बल के साथ देश के तीव्र औद्योगिकरण को प्रमुख लक्ष्य माना गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1950 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग एक संविधानेतर परामर्शदात्री निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर उसी तारीख अर्थात 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया। इसके उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार हैं। नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? तो सही उत्तर है बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन? तो प्रधानमंत्री, अर्थात अभी इसके कौन पदेन अध्यक्ष हैं? तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न है, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है ई अर्थात 5वां नंबर ऑप्शन। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार के प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 1964 तक चरणबद्ध रूप में पूरे देश में लागू कर दिया गया था। अब अगला प्रश्न है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है ए अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास। छठी योजना का काल वर्ष 1980 से 85 तक रहा तथा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को छठी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था, जिससे सहायता प्राप्त परिवार
गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। अप्रैल 1999 से इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो यह राजस्थान में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम वर्ष 1970 से 71 में राजस्थान राज्य से प्रारंभ किया गया था। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात जनता सरकार के द्वारा। गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक इन इट्स बॉर्डर्ड सिटिंग में रोलिंग प्लान को विकासशील देशों के लिए अनुशंसित किया था। इसे जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। अब अगला प्रश्न है, चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और बतलाइए कि कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात सभी सही है। तो आइए पढ़ते हैं बारी बारी से सबों को। तो पहला में बतलाया गया, चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। दूसरा में, यह योजना जो 3, 4 या फिर 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। और चौथा है, 10, 15 अथवा 20 वर्ष के लिए एक सापेक्ष योजना। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चल योजना या रोलिंग प्लान एक दीर्घकालीन योजना होती है। इसमें 3 योजनाएं अल्पकालीन जो कि 1 वर्ष का, मध्यकालीन जो कि 3 से 5 वर्ष का तथा दीर्घकालीन जो कि 10 से 20 वर्ष का होता है, योजनाएं बनाई जाती है। रोलिंग प्लान के तहत योजना में आवश्यक संशोधन किया जाता है। इस प्रकार यह एक लचीली योजना है जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करते हुए आगे बढ़ती है। अब अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? तो इसका उत्तर है 1966 से 69 के बीच। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि अर्थात 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक अर्थात 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं रही। अतः वर्ष 1966 से 69 को ही भारतीय आयोजना के इतिहास में योजना अवकाश कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो समष्टि आर्थिक वृद्धि। 11वीं पंचवर्षीय योजना का व्यापक उद्देश्य समावेशी समृद्धि की प्राप्ति है। 19 दिसंबर 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की 54वीं बैठक में 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई, जबकि 9 दिसंबर 2006 को एनडीसी की बैठक में इसके दृष्टिकोण पत्र की स्वीकृति हुई थी। अब अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, तो आप लोग प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका मिलान कर ले। अब आइए चलते हैं सही कोट को जानते हैं। तो इसका सही कोट है सी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत वर्ष 1982 में स्थापित भारतीय निर्यात आयात बैंक अर्थात एग्जिम बैंक देश की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत एक वित्तीय संस्था के रूप में हुआ था और यह
भारत सरकार द्वारा जारी 22 जून 1964 की अधिसूचना के द्वारा 1 जुलाई 1964 से अस्तित्व में आई। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम अर्थात आईसीआईसीआई की स्थापना वर्ष 1955 में निजी क्षेत्र के उद्योगों को मध्य एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने हेतु की गई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड अर्थात बीआईएफआर की स्थापना जनवरी 1987 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल परिसंपत्तियों के आधार पर विश्व के 100 बैंकों में भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 55वें स्थान पर था, जो इस सूची में भारत का अकेला बैंक है। अब अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात 4% का। अक्टूबर 2012 में भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज के मसौदे को स्वीकृति प्रदान की थी। इसमें 8.2% की वार्षिक औसत आर्थिक विकास दर का लक्ष्य तय किया गया है। अन्य बातों की अतिरिक्त 12वीं योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए वार्षिक औसत दर 4% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त सूचकांकों में से कौन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO द्वारा संकलित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात केवल 4 अर्थात शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अधीन कार्य करने वाले श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है? तो उपरोक्त सभी अर्थात CRR और SLR को कम करना, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश और ब्याज दर का अविनियमन। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में उपर्युक्त तीनों शामिल हैं। समग्र आर्थिक सुधारों में अनेक क्षेत्रों को समाहित किया गया है। ये क्षेत्र औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रथा को हटाना, विदेशी निवेश पर प्रतिबंध हटाना, आयात शुल्क में कमी लाना एवं मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना, बाजार की शक्तियों द्वारा विनिमय दर का निर्धारण, वित्तीय क्षेत्र में सुधार, पूंजी बाजार का उदारीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का निवेश, निजीकरण, उत्पाद शुल्क में कमी, आय और निगम कर में कटौती, सेवा कर शुरू करना, शहरी सुधार, गैर विकास मूलक व्यय में कमी, पेंशन संबंधी सुधार,
मूल्य संवर्धित कर शुरू करना, रियायतों में कमी, FRBM एक्ट 2003 का परिपालन आदि करना। अब अगला प्रश्न है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका शाख सृजन पर प्रभाव होगा, क्या होगा? तो इसमें वृद्धि होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है तथा विलोमतः भी है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। 19 जून 1956 को भारतीय संसद द्वारा पारित भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। अब अगला प्रश्न है, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, क्या कहलाती? तो गर्म मुद्रा। वह विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है। निवेशकों द्वारा उच्च ब्याज दर से लाभ प्राप्ति हेतु इस प्रकार की मुद्रा का प्रवाह एक देश से दूसरे देश में आसानी से किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है किससे? तो बीमा क्षेत्र से। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश के अनुसार IRDA अधिनियम 1999 पारित किया गया। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अप्रैल 2000 में IRDA एक सांविधिक निकाय के रूप में सामने आया। IRDA का लक्ष्य बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। अब अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बतलाइए कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात दोनों कथन गलत है। RBI एक्ट के अनुसार बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। बैंक दर RBI की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। वहीं दूसरी ओर रेपो रेट पर RBI व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अतः कथन 1 एवं 2 दोनों गलत है। अब अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं किसके? तो इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय के सचिव के। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोटों एवं सिक्कों तथा अन्य छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में विभिन्न मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। 1 रुपये के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करें। इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात सबसे पहले सबसे पहले हुआ किसका? ट्राइसेम का, उसके बाद RLEGP, फिर GRI और लास्ट में EAS। ट्राइसेम योजना 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से
अगस्त 1969 में प्रारंभ की गई थी। RLEGP योजना 15 अगस्त 1983 को ग्रामीण भूमिहीनों हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय द्वारा जवाहर रोजगार योजना को अप्रैल 1989 में शुरू किया गया। रोजगार आश्वासन योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य मौसमी बेरोजगारी से ग्रसित ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था। अब अगला प्रश्न है, पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। यह पिछले साल प्रश्न पूछा गया था। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। वर्ष 2019 में आरंभ पीएम कुसुम योजना को सौर ऊर्जा की स्थापना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़कर किसानों की डीजल पर निर्भरता को कम करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होगा तो ज़्यादा देर सुनने में आप लोग बोर भी हो जाएगा। इसलिए हम लोग आज केवल इतने ही प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए पार्ट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।